राम राम जी। आइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जीएसटी की जो पहली फाइल करनी है GSTR-3B, इसको भर के देखेंगे कि कैसे भरना है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, समझें, ताकि भरते समय कोई गलती ना हो। वैसे पहली बार भरने में और दूसरी बार भरने में सरकार थोड़ी रियायत बरतेगी। थोड़ी बहुत गलती होने पर भी माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखें कि सही भरना है। और सही भरने के लिए ज़रूरी है कि सही से समझें। तो आइए चलते हैं GSTR-3B, जो कि सबसे पहले भरना है। वैसे तो GST 1 भरना था, 2 भरना था, लेकिन पहले आ गया GSTR-3B, इसी को भरना है। तो आइए, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी समझाने में, तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। समझाना तो पड़ेगा, चाहे जितनी भी बड़ी हो, जितना भी लंबा हो जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सारी बातें आपको सही बता दूँ। और ये भी बता दूं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, तो हाँ, अगर आप छोटे व्यवसायी हैं, आपका छोटा कारोबार है, तो आपको इस वीडियो से सहायता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपका कारोबार लंबा है, बड़ा है, तब तो आपको एक प्रैक्टिशनर की सहायता लेनी होगी, चार्टर्ड अकाउंट की सहायता लेनी होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। GSTR-3B, ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये जब से बनी है तब से अचानक ही कोई नया निर्णय ले लेती है। लोगों को कुछ पता नहीं रहता कि ऐसा क्या होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सरकार अचानक से एक निर्णय सुना देती है कि अब ये हो गया है। हालांकि ये लोगों के भलाई के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, लोगों की सुविधा के लिए ही किया जा रहा है सब कुछ। अचानक ही सरकार ने निर्णय लिया कि अब GSTR-1, 2 ये सब नहीं भरना है, सबसे पहले भरना होगा GSTR-3B। और ये लोगों की सुविधा के लिए ही किया गया है। तो ये जो वीडियो है मैं आपको एनी डेस्क पर दिखा रहा हूँ। एनी डेस्क रिमोट लेना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरी जो GST मुझे अभी नहीं मिली है, क्योंकि मैंने गलती एक किया था, वो भी जानबूझकर गलती मैंने किया था, ताकि गलती होने पर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या होगा, ये वीडियो बनाकर आपको बता सकूं। और वो वीडियो में मैंने बता भी दिया है। तो ये वीडियो में GST ये एनीडेस्क पर बनाने के लिए बाध्य था। 2 दिन तो मैंने इंतज़ार किया कहीं आ जाए, लेकिन नहीं आया। अगर आ जाता तो 2 दिन पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता। खैर 2 दिन बाद ही सही, मैं आपको एनीडेस्क से ही ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये तो मैंने बता दिया है कि इस वीडियो में मैं छोटे जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, टैक्स पेयर हैं, उनके लिए जानकारी दे रहा हूँ। अगर किन्हीं का कारोबार करोड़ों में चल रहा है तो उनके लिए यहाँ पर विशेष जानकारियाँ नहीं हैं। उनके लिए यहाँ से कोई फ़ायदे की बात नहीं है। यहाँ पर छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए जानकारी है, जो जिनको स्वयं करना है, खुद से जिनको करना है, उनके लिए जानकारी है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। GST की जो ऑफिशियल वेबसाइट है खोल लेते हैं। यहाँ पर खोल चुके हैं और अब लॉगिन करना है। तो लॉगिन उनको करना है जिनका ये एनीडेस्क है, जिनको
जिनकी आईडी यहाँ पर काम करेगी। हमको तो लॉगिन करना नहीं है, करने देते हैं लॉगिन उनको। एक और बात बता दूं, ये वीडियो केवल CSC VLE के लिए नहीं है। CSC के VLE को भी इससे मदद मिलेगी, लेकिन कुछ जगह पर उनको कुछ पॉइंट बच जाएंगे, क्योंकि ये जनरल के लिए है, CSC VLE के लिए खास करके नहीं है। ये डैशबोर्ड खुल चुका है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड इस तरह से खुलेगा GST में, यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर में रिटर्न्स का एक टैब होगा, आ जाते हैं ऊपर, सर्विस में क्लिक करते हैं। सर्विस में देख रहे हैं एक रिटर्न्स है, तीसरा नंबर। इस पर जब माउस ले जाएंगे तो नीचे कुछ रिटर्न्स डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, रिटर्न्स डैशबोर्ड। तो आगे सामने में रिटर्न्स डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर है, यह पहले से फिल होगा 2017-18 जो कि चल रहा है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। और रिटर्न्स फाइलिंग पीरियड जो है वो जुलाई अगस्त 2 महीने के लिए ये समरी ये जो है GSTR 3B भरने के लिए दिया गया है। तो इसको जुलाई का भरना है तो जुलाई, अगस्त का भरना है तो अगस्त कर लें। अभी जुलाई का ही भरना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको डेट बताया जाएगा कि कब क्या भरना है। अगस्त का जो है वो 20 सितंबर तक भरने का समय है, लेकिन जुलाई के लिए आपको 20 अगस्त तक भरना होगा। चूँकि यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक होगा, इसलिए जुलाई का ऑप्शन नहीं दिया गया है इनको। इनके लिए सिर्फ अगस्त का ऑप्शन दिया गया है, अगस्त का ये भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है, आप देख रहे हैं मंथली रिटर्न्स GSTR 3B। क्लिक करने के बाद अगला पेज जो खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर ऊपर में आपका डिटेल पहले से भरा होगा, GST नंबर, नाम, स्टेटस, फाइनेंशियल ईयर, ये सब पहले से भरा होगा, उसको कुछ भरना बाकी नहीं है। नीचे 7 टेबल मिलेंगे, कुल 7 टेबल हैं, इन 7 को भरना है। इन 7 में जानकारी देनी है आपको अपने कारोबार की, आपने कितना कारोबार किया पूरे महीने में। ये जुलाई के लिए है, तो जुलाई में आपका कारोबार कितना हुआ इसकी जानकारी आपको यहाँ भरनी है। तो भरने से पहले जुलाई का पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब कर लें और उसको सामने रख लें, तभी भरें। पहला कॉलम, पहला टेबल जो है वो 3.1 है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये टेबल जो है सो खुल गया। 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज एलिजिबल टू रिवर्स चार्ज। ये क्या है? आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, आपने जितना बेचा उसका डिटेल। एंड इनवर्ड सप्लाईज एलिजिबल टू रिवर्स चार्ज। इनवर्ड परचेज का भी है जो रिवर्स चार्ज में आता है, मतलब जिसका रिवर्स टैक्स आपने जिस पर दे दिया उसका भी यहाँ पर डिटेल देना है। तो आइए कैसे कैसे क्या डिटेल देना है देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCDE 5 कॉलम हैं और 5 कॉलम में आपको अपने सप्लाई की जानकारी देनी है और रिवर्स चार्ज के तहत जो इनवर्ड है उसकी भी जानकारी देनी है। ए में आपको क्या भरना है? ए में भरना है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, टोटल सप्लाई, लेकिन अदर देन जीरो रेटेड
जिस पर जीएसटी रेट 0 हो उसको छोड़कर, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। जीएसटी का रेट जिस पर नील हो, एग्जम्प्ट हो या 0 रेटेड हो उसको ए में नहीं देना है। मान लिया जाए आपने 5 लाख का सामान बेचा जिसमें से 1 लाख या तो 0 रेटेड है या नील रेटेड है या एग्जम्प्टेड में है, तो आपको यहाँ पर 4 लाख ही इस ए में भरना है। 1 लाख नीचे भरना है। कहाँ कहाँ कितना भरना है वो फिर से आगे मैं बता रहा हूँ बारी बारी से। तो ए में यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख किए बेचे, उसमें से 4 लाख टैक्सेबल है, चाहे वो आपके राज्य के अंदर हो या इंटर स्टेट हो, दोनों। यहाँ पर कोई अंतर नहीं, दोनों को यहीं पर भरना है। 4 लाख हुआ तो 4 लाख दे दीजिए। यहाँ पर ऐसे ही मैं कुछ शो कर रहा हूँ, फिल नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख जो 0 रेटेड है या नील रेटेड है या एग्जम्प्टेड में है तो उसको इसमें नहीं देना है, उसको नीचे देना है। अब 4 लाख जो आपने परचेज बेचा, सप्लाई किया, तो उस पर आपने टैक्स कितना लिया, कौन सा टैक्स लिया। इंट्रागेटेड टैक्स लिया तो उसमें डाल दीजिए कितना मैंने लिया, कितना चल रहा था टैक्स। सेंट्रल टैक्स लिए तो वो दे दीजिए, स्टेट टैक्स उसमें डाल दीजिए। और अगर संजोग कुछ आप सेस भी लगाते हैं, वैसा भी सामान बेचते हैं, सेस बहुत कम चीज़ों पर लगता है, तो इसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसका कॉलम भी है, लेकिन ये बहुत कम सामानों पर है तो इसको मान के चलिए कि नहीं भरना है। अब ए में तो भर लिए, क्या क्या भरे, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल कारोबार जिसमें से 0 रेटेड, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, इसका कारोबार छोड़कर उसका टैक्स भी भर दिए, फिल कर दिए कितना टैक्स मैंने लिया। अब बी में आते हैं। बी में क्या भरना है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। ऊपर ए में भी आप देख रहे थे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, बी में भी है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। दोनों में एक ही क्यों है, तो अंतर यहाँ ब्रैकेट में आपको बताया गया है। ऊपर में अदर देन 0 रेटेड था, अब बी में 0 रेटेड है, तो यहाँ पर आपने 0 रेटेड जितना सामान बेचा, सप्लाई किया, उसका वो दे दीजिए। आपने अगर 1 लाख छोड़े, 4-5 लाख का किए, उसमें से 1 लाख इधर छोड़े, तो उस 1 लाख में अगर आपने 50,000 60,000 जो भी किया उसका डिटेल यहाँ पर दे दीजिए कि इतना मैंने 0 रेटेड का सामान बेचा। ठीक, समझ में आ गई ये बात। 0 रेटेड को इसमें डालना है। बहुत सामान ऐसे हैं जो 0 रेटेड में आते हैं, तो उनका डिटेल इस बी में देना है, ए में नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख का कारोबार किया और टोटल एक ए में ही 5 लाख भर दिया, उसमें से अलग करना है। हिसाब किताब पहले कर लें कि आपने कितना क्या क्या किया है, कौन सा सामान कितना बेचा, आपने जो बेचा उसमें से 0 रेटेड कितना है वो अलग करके पहले से तैयार रखें। नील रेटेड कितना है, एग्जम्प्टेड में कितना है, ये सब पहले से क्लियर करके रखें। अब नील रेटेड जो है एग्जम्प्टेड में जो आता है उसको सी में भरना है। उसमें आपने जितना बेचा सप्लाई वो यहाँ पर दे देना है कि इतना मैंने नील रेटेड या एग्जम्प्टेड सप्लाई किया। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई होगी। चलिए डी में आते हैं, इनवार्ड सप्लाईज। इनवार्ड, अब यहाँ पर अभी तक आउटवार्ड हो रहा था, सप्लाई बेचना, अब यहाँ पर इनवार्ड सप्लाई खरीदना भी आ गया।
तो खरीदने में क्या है जो रिवर्स चार्ज में आता है, एलिजिबल टू रिवर्स चार्ज। ये क्या है, ये आप जो खरीदते हैं उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जिससे आपने ख़रीदा उसने टैक्स नहीं दिया। जैसे कंपोजिंग स्कीम वाले से आपने परचेज किया तो उसने तो टैक्स दिया नहीं, जीएसटी नहीं दिया है, आप उस पर टैक्स भरेंगे, वो आ जाएगा रिवर्स चार्ज में। उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है कि आपने उसके लिए कितना टैक्स भरा है। आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, अब उसने तो टैक्स दिया नहीं, आपको यहाँ पर देना है रिवर्स चार्ज में उसकी जानकारी क्रेडिट के लिए। बात समझ में आ गई होगी, मुझे जहाँ तक समझ आ रही है रिवर्स चार्ज की बात समझ में आ गई होगी। अब ई में नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, आपको पता होगा कुछ सामान ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जिनको जीएसटी में रखा नहीं गया है। अगर आप वो भी बेचते हैं तो इस कॉलम में ई में भर दें, बात ख़त्म। बिल्कुल आसान, कोई झंझट नहीं है। 3.1 हो गया पहला टेबल। अब आ जाते हैं 3.2 में सेकेंड टेबल खोल लेते हैं और ये बता दूं कि यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। ये क्या है, ऊपर में आप देख रहे हैं, ऊपर में फिर से मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये जो है 3.2 इंटर स्टेट सप्लाईज, आपने जो सप्लाई किया उसका 3.1 में डिटेल दे दिया। अब उसमें से कुछ सप्लाई ऐसा होगा जिसका विवरण, जिसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। इसमें से सबसे पहली क्या है, तो इंटर स्टेट, जो आपने स्टेट से बाहर सप्लाई किया है उसके लिए कुछ यहाँ पर देना है। तो उसमें क्या, डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, पहला जो आपको दिख रहा है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाई किए, उसमें अनरजिस्टर्ड को जो किए उसका ब्यौरा यहाँ पर भी देना है। ऊपर में देना है आपने कितना किया है, ऊपर में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट 3.1 में जो था उसमें भरना था, उसमें टोटल सप्लाई देना था। यहाँ पर आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन का देना है, किस राज्य में किए, जितने राज्य में किए उस टोटल राज्यों को यहाँ पर आप ऐड करके बढ़ा सकते हैं, चुन सकते हैं। और उस पर जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो दिया उसका ये कॉलम है, यहाँ पर जितना टैक्सेबल वैल्यू टोटल है वो भर दीजिए, जितना का सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को। फिर उस पर टैक्स जितना आपने इंटीग्रेटेड टैक्स जो लिया IGT वो भर दीजिए। इसके नीचे आप देख रहे हैं सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाई में जो कंपोजिंग स्कीम वाले रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई किया उसका नीचे वाले सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन में उसका ब्यौरा भर देना है। फिर नीचे सप्लाईज मेड टू UIN होल्डर्स, सरकार जिसे UIN नंबर दे रखी है, आपने उसके UIN नंबर से सप्लाई किया तो उसका विवरण फिर यहाँ पर दे देना है। 3 कॉलम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, 3 मेनू है, तीनों मेनू में भरना है। तो इसमें कोई झंझट विशेष नहीं है, जिनको भरना है उनके लिए भी और जिनको नहीं भरना है उनके लिए भी कोई झंझट नहीं है। जो भी झंझट था वो 3.1 में ही है, आपको 3.1 के लिए ही सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी।
अब आते हैं तीसरे टेबल, एलिजिबल टैक्स ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। टेबल 3 खोल लेते हैं। आ जाइए, इसमें क्या भरना है देख लेते हैं। थोड़ा लेट लग रहा है और वीडियो कुछ लंबी हो जा रही है, लेकिन ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्या चाहिए वो भरना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे कॉलम हैं, लेकिन भरने सब में नहीं है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, तो आपको हर जगह सब कुछ भरना ज़रूरी नहीं है। 4 एलिजिबल टैक्स ITC, इसमें कॉलम A ITC अवेलेबल 5, इसमें 5 मेनू हैं, 5 प्रकार हैं। 1 इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, आपने जो खरीदा, परचेज किया, क्या देना है, उसका टोटल वैल्यू देना है? नहीं, उस पर आपने टैक्स कितना दिया है, इंटीग्रेटेड टैक्स आपने कितना दिया भर दीजिए। सेस भी दिए, अगर सेस भी लगा है भर दें कितना लगा है। बस बिल्कुल आसान है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। सपोर्ट दैट, आपने सर्विस इंपोर्ट किया, कॉलम 2 है। 1 के नीचे 2 देख रहे हैं, 2 में भर दीजिए सर्विस, आपने कौन सा इंपोर्ट किया, उसका क्या टैक्स था, सिर्फ टैक्स देना है, इंटीग्रेटेड टैक्स। और सेस अगर लगता है सेस, तो सेस लगना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट नहीं किया तो छोड़ दीजिए। इनवार्ड सप्लाइज एलिजिबल टू रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज तो आपके समझ में आ गई होगी। अदर देन 1 and 2 एबव, 1 and 2 ऊपर आप देख चुके हैं। 1 and 2 क्या है, उसके अलावे जो है और रिवर्स चार्ज में आता है तो क्रेडिट आप एक ही जगह ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। ऊपर भी आपने 3.1 में भरा था। इनवार्ड सप्लाइज फॉर्म फ्रॉम ISD, ऑल अदर ITC, अदर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भर दीजिए ना, कोई झंझट नहीं है। जो झंझट था वो ऊपर ही था। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जिसका नहीं ले सकते उसका भी यहाँ पर विवरण आपको दे देना है कि आपने ऐसा पे किया है, लेकिन इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए भी कॉलम है, उसको भर देना है। यहाँ पर ये ध्यान रखें, कुछ भी जानकारी छुपानी नहीं है, सारा डिटेल यहाँ पर सही सही भरना है। चोरी का इरादा ही नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड से सारा डिटेल फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद कंफर्म कर देना है। बस 3 टेबल आपने देख लिया। अब चौथे टेबल की बात आ रही है, एग्जम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवार्ड सप्लाइज। यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन उसकी जानकारी देनी है। कैसी जानकारी, फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, आपने किसी कंपोजिशन स्कीम वाले से खरीदा, परचेज किया,
या एग्जम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाईज। नील रेटेड है या एग्जम्प्टेड है तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। कॉलम दो ठो है, इंटर स्टेट सप्लाईज, इंट्रा स्टेट सप्लाईज, दोनों के लिए अलग अलग है तो टोटल करके देना है। इंटर स्टेट का टोटल इस कॉलम 1 में, इंट्रा स्टेट का टोटल कॉलम 2 में दे देना है। नॉन जीएसटी सप्लाईज, जो सामान जीएसटी से बाहर है, अगर वो आपने वो परचेज लिया है तो उसका भी यहाँ पर जानकारी दे दें। इंटर स्टेट का अलग, इंट्रा स्टेट का अलग, बस यहाँ पर कोई झंझट नहीं, बिल्कुल नहीं है। कंफर्म कर देना है, बात ख़त्म। तो इस तरह से 4 कॉलम हो गए, 4 टेबल हो गए। अब आते हैं नीचे, फिर देखते हैं 5वां टेबल क्या कहता है। 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फी। 5.1 यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा, खोल लेते हैं, खोल के देख लेते हैं क्या है इसमें। अब देख लीजिए, इंटरेस्ट एंड लेट फी। अगर आपको कुछ इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ पर शो कर देगा। लेट फी लगने वाला है, अभी तो लगेगा नहीं, अभी तो समय है भरने का, तो यहाँ पर तो कुछ लगने वाला नहीं है, न लेट फी लगने वाला है न इंटरेस्ट लगने वाला है। इंटरेस्ट कब लगेगा? जब आप लेट करेंगे, नहीं भरेंगे समय पर। लेट फी कब लगेगा? जब आप समय से नहीं भरेंगे, लेट करेंगे। तो लेट फी, इंटरेस्ट, ये दोनों अभी नहीं लगने वाला है। मतलब 5.1 इस कॉलम में भी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 20 अगस्त से पहले भरते हैं तो। ये तो भरने की बात थी। इसके बाद अगले टेबल में भी खुल जाएगा, अभी नहीं खुल रहा है। क्या भरना है, जैसे ही खुलेगा, जैसे ही आएगा। अभी और कुछ बदलाव भी होने वाले हैं इसमें। पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, तो 7 कॉलम नंबर, टेबल नंबर 7 जो है वो तो है कि अगर आपका टीडीएस, टीसीएस क्रेडिट है तो वो भी इनपुट हो जाएगा। टेबल 6 में, टेबल 6 में आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कितना टैक्स और पे करना है, नहीं करना है। इस तरह से इसको भरना है। अभी सबमिट नहीं होगा, सबमिट का ऑप्शन ही अभी नहीं आएगा। कुछ बदलाव करने हैं तो इसको आप भर के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। और जैसे जैसे पता चलेगा कैसे क्या कहाँ भरना है, ये आप अभी से तैयारी करते रहें। आगे बार बार आपको भरना है, कोई गलती नहीं हो, इसका आप प्रैक्टिस करते रहें। ये एक अनुभव के लिए पहले लाया गया है ताकि लोगों को अनुभव हो सके कि कैसे क्या भरना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भरना है, कोई झंझट नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि परेशानी है तो दीजिए ना, एनी डेस्क मैं हूँ ना, बस एनी डेस्क पर हो जाएगा। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी ये जानकारी पूरी नहीं है, कुछ जानकारी बाकी है। क्या बाकी है? कंपोजिंग स्कीम में जो हैं उनको अभी कुछ नहीं करना है, ये टैक्सेबल पर्सन के लिए है। बात समझ गए? नॉन रेसिडेंट जो हैं उनको भी ये फॉर्म नहीं भरना है। GST R3B किनको भरना है? जो टैक्सेबल पर्सन है। CSC VLE क्या है भाई? CSC VLE न तो आप नॉन रेसिडेंट हैं, ना ही आप कंपोजिंग स्कीम में हैं, मतलब भरना होगा।
हाँ भाई, आपको GSTR 3B भरना होगा। तो आपने बताया क्यों नहीं मेरे लिए क्या भरना होगा? बताऊंगा। इसके लिए CSC गाइड करती रहेगी, आपको भी हमको भी। अभी कुछ नहीं करना, जब तक CSC की तरफ से नहीं कहा जाएगा कि GSTR 3B भरिए, तब तक नहीं भरना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसने कहा था? CSC ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, कर लिए। अब GSTR 3B भरना है तो CSC कहेगी कि भाई भर दो। कैसे भरें पता नहीं, ये तो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए था। CSC ही बताएगी कि कैसे क्या भरना है, कैसे कहाँ क्या भरना है। ये गाइडलाइन CSC दे देगी, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइन आपको दे चुकी है। तो CSC से गाइडलाइन का इंतज़ार सिर्फ करना है। और मैं भी आपके लिए बिल्कुल जैसे ही CSC से गाइडलाइन आएगा, आपको पूरी जानकारी मैं फिल करके दे दूंगा, कैसे क्या कहाँ भरना है, GSTR 3B कैसे फाइल करनी है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे क्या करना है हमें बताने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, हमारा साथ बना रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, जानकारी आगे भी बढ़ाते रहें, ताकि और VLE को भी और लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे और उनको भी कोई परेशानी नहीं हो। तो आप देख रहे हैं ये AnyDesk है। AnyDesk पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कह तो दिया कि AnyDesk पर AnyDesk ID दीजिए, मैं हूं ना, लेकिन AnyDesk पर मैं फ्री में नहीं कर रहा हूं कुछ भी। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया था। AnyDesk पर मैं फ्री में नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे AnyDesk पर बैठने पड़ रहे हैं। अगर फ्री में करूँगा तो आगे क्या होगा आप। वैसे तो मैंने पहले भी कह दिया था कि वीडियो कुछ लंबी होगी और लंबी हो गई समझाने के कारण, और मुझे विश्वास है कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आई हो, कोई शंका हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे WhatsApp नंबर पर कॉल ना करें, मैसेज कर सकते हैं। WhatsApp नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने से कुछ परेशानी हो जाती है, इसलिए कॉल नहीं करें, ये विनती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, जी नहीं, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके मन में आ रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करूं, तो भी मैं कहूँगा कि मत करें। क्यों नहीं करें ये मैं आगे कभी बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। वैसे आपकी मर्जी। जय जय श्री राधे।